गरीबी इंसान की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। रामपुर गांव की माधवी के हिस्से भी बस यही परीक्षा आई थी। शादी के कुछ साल तो अच्छे बीते, पर अचानक पति रमेश को एक ऐसी बीमारी ने घेरा कि घर का कमाओ हाथ खाट से लग गया। इलाज के लिए लिया गया कर्ज गले का फंदा बन गया और अब घर में सूखी रोटी का एक टुकड़ा भी नसीब नहीं था। माधवी, तुम कब तक मेरे इस मरियल शरीर के लिए खुद को घिसती रहोगी? कर्ज वाले रोज दरवाजे पर आकर चिल्लाते हैं। मुझसे तुम्हारी यह हालत देखी नहीं जाती। आप ऐसा मत कहिए जी। जब तक मेरे इन हाथों में जान है, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। सुख के दिन साथ काटे हैं, तो दुख में आपका साथ कैसे छोड़ दूं? आप बस दवा का समय याद रखिए, मैं अभी काम ढूंढने जाती हूँ। माधवी गांव की जमींदार और अमीर लोगों की बड़ी बड़ी हवेलियों के चक्कर काटती है। हर कोई उसे काम देने से मना कर देता है क्योंकि मंदी का दौर है। थक हार कर भूखी प्यासी माधवी गांव की सबसे बड़ी हवेली अपने सगे भाई राघव की चौखट पर खड़ी होती है। जब हर दरवाजा बंद हो जाता है तो इंसान अपनों की तरफ देखता है। माधवी ने कभी अपने भाई राघव से मदद नहीं मांगी थी, क्योंकि राघव और उसकी पत्नी कामिनी अमीर होने के घमंड में अंधे हो चुके थे। लेकिन आज पति की दवा और भूख की खातिर माधवी का स्वाभिमान उसकी मजबूर। माधवी हवेली के आलीशान हॉल में कदम रखती है। राघव और कामिनी सोफे पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तुम यहाँ कितनी बार कहा है माधवी की मेरे घर इस फटे हाल में मत आया करो। हमारे स्टेटस के लोग देखते हैं तो क्या सोचेंगे? क्यों ना आई हो फिर से पैसे मांगने? नहीं भाई, मैं भीख मांगने नहीं आई। तुम्हारे घर में नौकरों की जरूरत रहती है ना? मुझे कोई भी छोटा मोटा काम दे दो। झाड़ू पोछा बर्तन मैं सब कर लूंगी। बस शाम को कुछ पैसे और खाना दे देना। मेरे पति बहुत बीमार हैं भाई। अरे राघव जी, वैसे भी हमारी पुरानी नौकरानी भाग गई है। बाहर के नौकर चोरी करते हैं। इसे रख लेते हैं, कम पैसों में ज्यादा काम करेगी। लेकिन सुन माधवी, काम नौकरों जैसा ही करना होगा। यहाँ बहन का रिश्ता भूल जाना। जी भाभी, जो आप कहेंगी मैं सब करूंगी। माधवी उसी समय से काम में लग जाती है। सारे घर की सफाई करती है। दोपहर का कड़ा पहर, सूरज आग उगल रहा है। राघव की आलीशान हवेली के पिछले हिस्से में माधवी जमीन बैठी पर ढेर सारे बर्तन धो रही थी। तभी उसकी भाभी वहां आती है। अरे ओ भाग्यवान, जरा हाथों को तेज चला। धूप चढ़ गई है और अभी तक ये बर्तन पड़े हुए हैं। और सुन, इसके बाद कुएं से पानी के घड़े भरकर अंदर रसोई में रखने हैं। काम में जरा भी ढील हुई तो धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगी। भाभी, बस अभी पानी भर देती हूँ। आप बस शाम को मुझे थोड़े पैसे और थोड़ा सा अनाज दे देना। हाँ, घर पर पहले हो। काम तो खत्म कर। यहाँ भीख बांटने नहीं बैठे हम। शाम ढल चुकी है। चारों तरफ अंधेरा छा रहा है। गांव के कोने में बनी टूटी झोपड़ी के अंदर मिट्टी की दिया मध्यम जल रही है। माधवी, क्या हुआ? क्या आज भी कहीं मजदूरी नहीं मिली? कोई बात नहीं नारी, हम एक रात और भूखे सो जाएंगे। तुम इस तरह दिल मत छोटा करो। नहीं जी, देखिए, आज मैं खाना लेकर आई हूँ। तुम कहाँ काम करने गई थीं? किसी के खेत में? मैं आज मजबूर होकर भाई राघव की हवेली गई थी। मुझे आपकी दवा के लिए पैसे चाहिए थे। हे भगवान, मेरी इस बीमारी ने मेरी सती सावित्री पत्नी को उस अहंकारी के घर का नौकर बना दिया। माधवी, मुझे माफ कर दो। मैं एक नाकारा पति हूं जो अपनी पत्नी को 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे पा रहा। कल से तुम वहां नहीं जाओगी, चाहे मेरे प्राण ही क्यों न निकल जा। ऐसा मत कहिए जी, आप मेरी ताकत है। भाई भाभी ने मेरा शरीर तो थका दिया, पर वो मेरा स्वाभिमान नहीं तोड़ पाए। भाभी ने मुझसे कहा है कि कल शाम उनके घर शहर से बहुत बड़े व्यापारी मिस्टर मल्होत्रा आ रहे हैं और मुझे उनके लिए खाना बनाना है। मैं जाऊंगी जी। अपने हुनर के दम पर उनके घर से अपनी मेहनत की कमाई लेकर आऊंगी और आपका इलाज कराऊंगी। आप देखना, हमारे दिन जरूर बदलेंगे। अगले दिन हवेली को फूलों से सजाया जाता है। शहर से बहुत बड़े व्यापारी मिस्टर मल्होत्रा राघव को एक बहुत बड़ा बिजनेस ऑर्डर देने आने वाले हैं।
जल्दी करो। मल्होत्रा साहब का शहर में बहुत बड़ा नाम है। अगर यह डील पक्की हो गई तो हमारी तिजोरियां छोटी पड़ जाएंगी। तभी मिस्टर मल्होत्रा अपने सहायकों के साथ आते हैं। राघव और कामिनी उनकी आरती उतारते हैं और चापलूसी करते हैं। हॉल में सब बैठते हैं। कामिनी रसोई में जाती है जहां माधवी खाना बना रही होती है। सुन माधवी, आज तूने जो पारंपरिक राजस्थानी दाल बाटी और चूरमा बनाया है वो मेहमानों के आगे परोस। लेकिन याद रहे, अपनी जुबान बंद रखना। उनके सामने मत आना। जैसा आप कहे भाभी। माधवी बड़े सलीके से खाना मेज पर सजाती है। मिस्टर मल्होत्रा पहला निवाला लेते हैं और उनकी आंखें चमक उठती हैं। वाह, लाजवाब। राघव जी, मैंने देश विदेश के बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में खाना खाया है, लेकिन इस दाल बाटी और चूरमे में जो स्वाद है, जो खुशबू है, वो कहीं नहीं मिली। इस शेफ को बुलाइए, मैं उसे इनाम देना चाहता हूँ। राघव घबराते हुए कामिनी की तरफ देखता है, फिर झूठ बोलता है। अरे मल्होत्रा साहब, वो तो हमारी एक मामूली नौकरानी है, अनपढ़ है, आपके सामने आने लायक नहीं है। हुनर किसी की जागीर नहीं होता राघव जी, कृपया उन्हें बुलाइए। अरे माधवी दीदी, आप यहाँ नौकरानी का काम कर रही हैं? सर, ये कोई साधारण नौकरानी नहीं है, ये तो राघव जी की सगी छोटी बहन है। क्या सगी बहन? राघव जी, क्या यह सच है? हाँ, सच है, लेकिन यह सिर्फ नाम की बहन है। इसने एक गरीब नाकारा इंसान से शादी की। इसकी किस्मत में गरीबी ही लिखी है। जो हमारे स्तर का नहीं, वो हमारे लिए सिर्फ एक नौकर है। इसमें क्या गलत है? बस बहुत हुआ। राघव जी, जो इंसान अपनी सगी बहन की लाचारी का मजाक उड़ाए, उसे नौकर बनाकर दुनिया के सामने जलील करे, वो इंसान कभी भरोसे के लायक नहीं हो सकता। मुझे आपके साथ कोई व्यापार नहीं करना। मल्होत्रा साहब, ऐसा मत कीजिए। मैंने इस डील के लिए बाजार से करोड़ों का कर्ज लेकर माल गोदामों में भर लिया है। अगर आपने ऑर्डर रद्द किया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तुम इसी लायक हो। इतना कहकर मल्होत्रा साहब वहां से चले जाते हैं। अगले दिन वो माधवी के घर आते हैं। माधवी उन्हें देख चौंक जाती है। अरे साहब, आप यहाँ? बेटी, हमने इस गांव के हाईवे पर एक बहुत बड़ा पारंपरिक फैमिली रेस्टोरेंट खोला है। मैं तुम्हें उस रेस्टोरेंट का मुख्य शेफ और पार्टनर बनता हूँ। सारा निवेश मेरा होगा और हुनर तुम्हारा। क्या तुम हमारे साथ काम करोगी? तुम्हारे पति का सारा इलाज भी हम कराएंगे। साहब, आप मेरे लिए भगवान बनकर आए हैं। मैं तैयार हूँ। 6 महीने बाद एक तरफ राघव की हवेली नीलाम हो जाती है। राघव और कामिनी फटे पुराने कपड़ों में एक छोटा सा थैला हाथ में लिए रोते हुए हवेली से बाहर निकल रहे हैं। उनका सारा अनाज सड़ गया और कर्ज न चुकाने के कारण वे सड़क पर आ गए। दूसरी तरफ हाईवे पर एक भव्य चमकता हुआ रेस्टोरेंट माधवी की रसोई दिखाई देता है। अंदर माधवी साफ सुथरी सुंदर साड़ी पहने होती है। उसका पति रमेश अब पूरी तरह स्वस्थ अच्छे कपड़ों में मुस्कुराते हुए काउंटर संभालता है। समय का चक्र जब घूमता है तो राजा को रंग और रंग को राजा बनाने में देर नहीं लगती। आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।